नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज बात होगी हीरा मंडी और पन्ना मंडी दोनों की। बात होगी उस मीटिंग की जो सीआईए और आरएनएडब्ल्यू के बीच कतर में हुई, जहां शायद बांग्लादेश का आने वाला भविष्य तय किया गया। बात होगी उस रिपोर्ट की जो ये कहती है कि आने वाले कुछ समय में ही भारत, चाइना और अमेरिका के लिए शायद एक बड़ा खतरा बन सकता है। और बात होगी पाकिस्तान की, आखिर वहां ऐसा क्या हो रहा है कि शहबाज शरीफ देश छोड़कर भाग गए हैं सीधा लंदन, और जो मुनीर के एक्सटेंशन का लेटर है उसके ऊपर अभी तक दस्तखत क्यों नहीं हुए। पहले बात मीटिंग की कर लेते हैं। आप सबको याद होगा, मैंने एक एपिसोड किया था अभी 1-2 दिन पहले कि किस तरीके से जो बांग्लादेश का एनएसए है वो भारत आता है। और भारत में जब अजीत डोभाल जी से उसकी मुलाकात होती है तो डोभाल साहब के द्वारा यह संदेश स्पष्ट कर दिया जाता है कि आपके यहां जो 12 टेरर कैंप चल रहे हैं, या तो उसे हटा लीजिए, वरना कोई अननोन ड्रोन आकर वहां कुछ कर देगा या भारत कुछ कर देगा अपनी सोवरेनिटी को, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, तो भैया फिर चलाइएगा मत। तो वहां से उसके बाद वो बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश से सीधा 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वो कतर पहुंचता है। अब खबर निकल कर ये आ रही है कि भारत की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव उसी दौरान कतर पहुंचता है। और कतर के अंदर भारतीय जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? अब वो डोभाल साहब हैं, कोई और अधिकारी है, कोई सिक्योरिटी अपैरेटस में से कोई है, कोई एमईए में से कोई है, ये जानकारी नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचता है। वो जो बांग्लादेश का एनएसए है खलीलुर रहमान, और जो कतरी सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी तरफ से अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खुलाफी, या कहें हम खुलाफी नाम लेंगे, वो खुलाफी नाम का व्यक्ति, साथ ही कतर बेस्ड अमेरिकन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के 2-3 लोग, यानी कि भारत का रिप्रेजेंटेटिव, बांग्लादेश का एनएसए, कतर का खुलाफी और अमेरिका के 2 से 3 जो अधिकारी हैं वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और वहां पर यह खबर है कि भारत ने अपनी तरफ से जितने भी भारत के कंसर्न्स हैं वो सारे के सारे अवगत करा दिए गए। देखिए यहां पर जो कतर है वो एज ए मीडिएटर का काम कर रहा है कि भैया हमारी यहां हो रही है तो मैं एक तरीके से बीच में मीडिएटर हूं, मैं देखता हूं कि क्या क्या बात चल रही है, एक तरीके से गवाह के तौर पर। और एक तरफ भारत बैठा है, एक तरफ अमेरिका निगोशिएट कर रहा है, और निगोशिएट ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश की धरती पर क्या होगा। बांग्लादेश का सिर्फ इतना ही रोल है, वो खलीलुर रहमान सिर्फ इतना है कि भैया भारत और अमेरिका बात करेंगे, उसे बता देंगे। और भारत ने जो अपने कंसर्न्स हैं, जहां तक जानकारी है कि वो स्पष्ट कर दिए हैं। जो खलीलुर रहमान को बताया था वही उस मीटिंग में बता दिया गया है कि भैया ऐसा है कि पहले तो ये टेरर कैंप्स वगैरह सब खत्म करो, बंद करो। उसके बाद और जो चीजें उसके अंदर डिस्कस हुई हैं वो ये है कि जो शेख हसीना है उसका भविष्य क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से बार बार बांग्लादेश की तरफ से एक्सट्रेडिशन की बात चल रही है, ऑफिशियल तौर पर चल रही है, तो देखिए भारत ने अब खुलकर तो नहीं, लेकिन भारत ने निश्चित तौर पर यह कहा होगा कि भैया एक्सट्रेडिशन तो नहीं होने जा रहा है। हम पिता को नहीं बचा पाए लेकिन बेटी को तो नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो कोई और देश कभी भारत पे तो विश्वास नहीं कर पाएगा कि भैया हम इनका सपोर्ट करें, कल हमारे लिए प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाएगी, ये तो एक्सट्रेडिशन कर देंगे। तो वो तो नहीं होने जा रहा, और कम से कम भारत बांग्लादेश जैसे देश के सामने तो घुटने नहीं टेकने जा रहा है। उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर अब इलेक्शन होने हैं, जब भी होने हैं, तो भारत ये चाहता है कि जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसका पार्टिसिपेशन उसके अंदर हो। आप ये नहीं हो सकते कि इमरान खान की तरह बैन कर दिया, इंडिपेंडेंट लड़ लो जी, या फिर जो ये अवामी लीग है आपने इसको भी बैन कर दिया है कि अवामी लीग नहीं लड़ पाएगी, तो भैया इस चुनाव का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो भारत ने स्पष्ट कहा कि अवामी लीग का पार्टिसिपेशन उसके अंदर होगा, भारत ये चाहता है, और ये कंसर्न्स हमने अब कैसे करना है, तुम्हें वापस से उसकी मान्यता कैसे बहाल करनी है, क्या करना है, वो तुम्हारी सिरदर्दी है, लेकिन भारत चाहता है कि वो हो। साथ ही यूनिस का क्या एग्जिट प्लान होगा? ऐसा नहीं होगा ना कि चुनाव ही ना हो, और मान लीजिए कल को चुनाव हो जाए, उसके बाद जो यूनिस है वो बीच में से कुछ और ऐसा क्लॉज निकाल के लाए कि वो वही बना रहे, तो उसका भी एग्जिट प्लान होना चाहिए उसके ऊपर। और कब और कैसे चुनाव होंगे ये भी। और साथ ही जो बांग्लादेश का कॉक्स बाजार है, वहां पर जो ये रोहिंग्या बैठे हैं, उनको कैसे वापस भेजा जाए म्यांमार में,
ये भी बात अमेरिका से चल रही है कि म्यांमार में किस तरीके से इनको वापस से रीस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि म्यांमार से भागेंगे, कॉक्स बाजार में बैठेंगे और पोरस बॉर्डर पकड़ेंगे और भारत में कहीं भी घुस जाएंगे। तो भारत के लिए वो भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है, और भारत ने वो चीजें निश्चित तौर पर वहां एक तरीके से अवगत कराई हैं। जो मल्टीपल सोर्सेज हैं उनकी खबरों के हिसाब से ये 4-5 चीजें हैं जो वहां पर डिसाइड हुई हैं, या जो एक दूसरे के एप्रीहेंशन है वो एक दूसरे को बताए गए हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसको बैठ कर सुलझा लो। और जिस तरह की सिचुएशन फिलहाल पाकिस्तान में चल रही है, निश्चित तौर पर भारत चाहता है कि जब तक वो बहुत कुछ वहां बिजी हैं, भारत यहां कुछ ना कुछ चीजों को नेगोशिएट करे, कम से कम उसे पेस अप करे कि तेजी से हो, ताकि उसे एक इक्वेशन से बाहर निकाला रखा जा सके। वैसे उसकी कोई औकात नहीं है, जो अमेरिका कहेगा वही करेगा, लेकिन फिर भी भारत चाहता है कि जितने कम प्लेयर हों उतना बेहतर है। क्योंकि अब जिस तरीके से भारत की सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए बांग्लादेश एक तरीके से वोलेटाइल टेरिटरी बन रहा है, वो इस बात से समझिए कि भारत की ये रिपोर्ट है कि एलईटी और हरकत उल जिहाद इस्लामी के बहुत सारे एलिमेंट ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर एक्टिवेट किए जा चुके हैं भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए। और अभी तो भैया जिस जाकिर नायक को बैन किया गया था भारत के अंदर बांग्लादेश की वजह से, उसी बांग्लादेश में वो जाकिर नायक आ रहा है सरमन देने के लिए, उसको एक तरीके से वहां पे आने की अनुमति दे दी है। खबर तो यहां तक है कि पाकिस्तान से भी बड़े बड़े लोग पहुंच सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनकी शायद आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े लोग, जब कभी पहुंचेंगे तो एक क्लिप चलाऊंगा मैं। तो भारत ये समझ रहा है कि और आप ये समझिए कि बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती है, कोई इंग्लिश बोल सकता है, वहां उर्दू में भाषणबाजी चल रही है पब्लिक के बीच में। इसका मतलब निश्चित तौर पर वो आईएसआई प्लांट, वो पाकिस्तान प्लांटेड, वो सारे जितने भी रेडिकल एलिमेंट है वो वहां पर पहुंच गए हैं। तो भारत साफ साफ कह रहा है कि शेख हसीना हो, इलेक्शन हो, रेडिकलिज्म हो, टेरर कैंप हो, यूनुस हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए भैया, हम यहां दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। तो ये चीजें वहां पर, और देखिए खुलाफी कोई आम आदमी नहीं है, वो जो किंग है ना वहां का, कतर का, उसका डायरेक्ट मतलब एक तरीके से डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो। तो अगर उस लेवल पर नेगोशिएशन चल रही हैं तो निश्चित तौर पर बैकग्राउंड में बांग्लादेश के लिए कुछ ना कुछ, देखिए ऐसा नहीं होगा कि ये टॉक सफल ही हो जाएंगे, हो सकता है असफल हो, तो हो सकता है कोई हार्ड पावर इस्तेमाल करनी पड़े, जो भी है बांग्लादेश को उस हिसाब से अब कंटेन करने का प्रयास है, और वो बातें अब अमेरिका से उसी स्तर पर चल भी रही हैं। इसी दौरान देखिए अब कम से कम अब तो रिपोर्टें भी ये कहने लगी हैं कि भैया भारत अब एक मात्र मिडिल पावर नहीं रह गया है, अब जो कॉम्प्रिहेंसिव पावर इंडेक्स बनता है पूरी दुनिया में कि आपकी कितनी ताकत है। ताकत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी कितनी मिलिट्री ताकत है, ये नहीं कि आपके पास इतने जहाज हैं, इतने युद्धपोत हैं, इतने सैनिक है, इतना असला है, इतने मिसाइलें हैं, सिर्फ वो नहीं होता। जो कॉम्प्रिहेंसिव पावर का इंडेक्स तैयार होता है उसमें आपकी हर चीज को देखा जाता है। उसमें आपकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, आपकी डिप्लोमेसी किस तरीके से चल रही है, आपकी कल्चरल पावर क्या है, आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, आपका टेक कैसा है, मतलब सब कुछ एक राष्ट्र के तौर पर आप किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत एक मेजर पावर बनकर उभरा है। देखिए एक तो सुपर पावर है, वो तो दो हैं, अमेरिका है और चाइना है। अमेरिका का जो स्कोर है वो 80 है, चाइना का स्कोर है 73 है। अमेरिका 1 पॉइंट ड्रॉप हुआ है, चाइना 1 पॉइंट बढ़ा है। भारत भी अपनी पोजीशन से बेहतर होकर अब एक मेजर पावर के रूप में उभरा है। रशिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, किसी से भी ऊपर है भारत उस कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के तौर पर। और ये स्कोर क्यों बेहतर हुआ है ये समझना ज्यादा जरूरी है। ये स्कोर बेहतर हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जिस तरीके से भारत ने अपनी मिलिट्री माइट को प्रदर्शित किया, उसके बाद उस लगभग 4 दिन की लड़ाई के बाद भी भारत इकोनॉमिकली स्टेबल रहा, शेयर मार्केट आपको गिरते नहीं दिखाई दिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या क्या है हमने वो दिखाई, किस तरीके से डिप्लोमेसी काम कर रही है। अब बहुत लोग कहेंगे अरे देखो दुनिया में तो ये खबर फैल गई कि राफेल 6 गिर गए। देखिए वो मीडिया, आप कुछ भी देंगे उन्हें, किसी भी तरीके से आप, मैं कह रहा हूं उनके ऑफिस के सामने सोने की सड़कें बनवा दीजिए, वो आपका विरोध ही करेंगे। लेकिन जो सरकारें हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो कंसर्न लोग हैं, सही में जिनको फर्क पड़ता है,
वहां तक आपने अपनी वो बात पहुंचाई कि आपने किस तरीके से पाकिस्तान को उन 4 दिन में आपने क्या क्या कार्यक्रम किए वो आपने प्रदर्शित किया, ना ही सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि चाइनीज और अमेरिकन वेपनरी के खिलाफ। तो ये दर्शाता है, इसीलिए जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है उसमें आप ऊपर जा रहे हैं। और खबर ये है, और इसी मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से 2080 तक भारत इन दो को सुपरसीड कर देगा। खैर वो तो जब 2080 जो भी होगा तो भी होगा, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है इन स्पाइट ऑफ सैंक्शंस, अमेरिका ने 50% के जो टैरिफ लगाए हैं उसके बाद भी भारत अगर क्वार्टरली 6.8% की रफ्तार से बढ़ रहा है, अगर भारत बेहतर तरीके से अपनी ग्रोथ कर रहा है, ईयरली ग्रोथ भारत की 6.6% है, चाइना की 4.8 है, अमेरिका की 1.9 है, ब्राजील की 2.3 है। अगर भारत इस ग्रोथ से बढ़ रहा है, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को बढ़ा रहा है, तो निश्चित तौर पर लोगों को फर्क पड़ेगा और वो आपको पोक करेंगे, वो आपको परेशान करेंगे। इसीलिए ये जो बांग्लादेश है ये आपको उत्पन्न करके दिया जा रहा है कि ले भाई पकड़, तू अपना ये यूक्रेन है ना, ये बांग्लादेश के तौर पे पकड़। अच्छा, बांग्लादेश से फर्क नहीं पड़ता, लो भैया ये पाकिस्तान को थोड़ा सा और आग लगा देते हैं, यासिर मुनीर को थोड़ा एम्पावर कर देते हैं, सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट रहेगा, पूरी आर्मी से बात नहीं करनी, सरकार से बात नहीं करनी, अब ये मुनीर ही को लगा देते हैं तुम्हारे पीछे। तो इसीलिए अगर आप इस तरीके से बढ़ेंगे तो आपके लिए इसी तरह की प्रॉब्लम और आपके लिए इकट्ठा करके आपके सामने रखी जाएंगी, और ये अभी और बढ़ेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस पेस पर आप बढ़ रहे हैं, आपकी इकोनॉमी 4.2 4.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अगले 24 महीने से 30 महीने के बीच कहीं आप 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होंगे, अगर इसी तरीके से ट्रेजेक्टरी चलती रही, ग्रोथ रेट चलती रही। और उस अगर मैं ये कहता हूं अगले 10-20 साल में अगर आप कहीं 10 मतलब अगले 5-7 साल में अगर आप कहीं 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंचते हैं, उसके बाद आप नहीं रुक पाएंगे। वो मार्क है कम से कम 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर, उसके वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा आपको छेड़ेंगे नहीं, हाँ होगा, प्रॉब्लम होंगी, लेकिन आप उसे कोप अप कर पाएंगे, वो शक्ति आपके पास हो। खैर वो जो भी होगा उसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान से भी खबर बड़ी निकल के आ रही है। दरअसल पाकिस्तान में जो इमरान खान नाम का व्यक्ति है ना, वो एक बड़ा मिस्ट्री बन गया है निश्चित तौर पर। अब पता लग नहीं रहा जिंदा है कि मर गया है। भैया परिवार तो क्लेम कर रहा है कि हमें मिलवाओ, और बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान मर गया है, लेकिन कम से कम प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा लगता है इमरान खान मरा तो नहीं है। दरअसल जो आसिम मुनीर है वो ट्रांजिशन चाहता है, वो चाहता है कि 27th अमेंडमेंट पास हो गया है, कंप्लीट पावर ट्रांसफर उसको हो जाए, और इस दौरान वो ये चाहता है कि जो कनेक्शन है इमरान खान का और बाहर, वो कंप्लीट कट ऑफ हो जाए, ताकि वो इस क्रिटिकल पीरियड में कहीं कोई ऐसा खेल ना कर दे कि जिससे उसका जो ट्रांजिशन है वो स्मूथली ना हो पाए। क्योंकि आज भी सेना में एक बड़ा धड़ा है जो इमरान खान के साथ है, पॉलिटिक्स में भी एक धड़ा है जो ये मानता है, पीएमएलएन हो या पीपीपी हो या फिर खुद उसकी पार्टी पीटीआई तो खुद है ही, वो जो ये मानती है कि अगर 27th अमेंडमेंट के पास आसिम मुनीर का एक्सटेंशन हो जाता है और जो जैसे वो चाह रहा है अगर हो जाता है, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी उनका अस्तित्व रहना ना रहना बराबर हो जाए। सामने नहीं बोल पा रही, लेकिन पीछे तो वो समझ रहे हैं ना खेल क्या चल रहा है। तो उसे ये डर है कि कहीं इमरान खान का इस्तेमाल कर और इमरान खान इनका इस्तेमाल कर जो वो ट्रांजिशन है वो ना होने दे। तो भैया कनेक्शन काट दो कि वहां से कोई मैसेज ना जा पाए, परिवार, वकील, जो मुख्यमंत्री है केपीके का, उस तक या किसी तक भी, और एक बार मेरा ट्रांजिशन हो जाए, दस्तखत हो जाए मेरे एक्सटेंशन पे, तो बस खेल बल्ले ही बल्ले। लेकिन दिक्कत क्या है, जो ये रात 12 बजे गए हैं ना 28-29 की रात तक, तब तक सिग्नेचर होना था एक्सटेंशन का, वो अब तक हो नहीं पाया है। और जिन साहिबान को वो सिग्नेचर करना था वो देश छोड़कर भाग गए हैं, वो सीधा पहुंच गए हैं लंदन अपने बड़े भाई के पास। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो बड़े भाई हैं उन्हें भैया इस बात का एक तरीके से अब तक मन के अंदर उनके दुख है कि प्रधानमंत्री तो मुझे बनना था, मुझे तो बनाया नहीं, इसे बना दिया छोटे को, चलो ठीक है परिवार में बनाया, लेकिन एक दुख है कि प्रधानमंत्री मुझे होना चाहिए था। तो लोग उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो शरीफ है,
वो इसलिए पहुंचा है ताकि अपने बड़े भाई से नेगोशिएशन कर सके, बातचीत कर सके कि क्या नेगोशिएट करना है आसिम मुनीर से। क्योंकि हायरार्की में अगर वो सीडीएफ बन जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाता है, जिस तरीके से न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी उसके अधीन आ जाती है, सब कुछ, आप उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। फेडरल कोर्ट उसने बना दी, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट उसने बना दी। मतलब जिस तरीके से पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, तो शरीफ जो परिवार है वो अपने लिए एक एस्केप रूट कहिए या नेगोशिएशन चाहिए कि भैया हमारे ये हित हैं, ये पॉलिटिकल हित हैं, ये बिजनेस के हित हैं, ये इस तरीके से हमारी इंटरेस्ट इस पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इसको कैसे सेफगार्ड करोगे। निश्चित तौर पर वो नेगोशिएशंस होंगी। और अगर ये परिवार देर करता है नेगोशिएशंस के अंदर, या कुछ ऐसा उन्हें ये एहसास होने लगे, देखिए प्रधानमंत्री होना एक अलग चीज है और पाकिस्तान में उसका एहसास होना एक अलग चीज है। इमरान खान को ना जब तक प्रधानमंत्री था अच्छा था, लेकिन जिस दिन उसे ये लगने लगा कि मैं प्रधानमंत्री हूं, भाई साहब सीधा अडियाला जेल पहुंच गए। अब अगर शरीफ को भी ये लगने लगा, या भाई साहब बड़े वाले उन्हें एहसास दिलाने लगे, नहीं तो प्रधानमंत्री है, सिग्नेचर मत करना, तो आप ये मानकर चलिए फिर से पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ हो सकती है आसिम मुनीर के लिए। और आसिम मुनीर भी कुछ करेगा, क्योंकि बहुत सारे कोर कमांडर भी ऐसे हैं, बहुत सारे अधिकारी भी ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि अगर इसको फिर एक्सटेंशन मिल गया 2030 तक भी, और ये आगे भी भरोसा नहीं, आगे खींच ले, क्या क्या मतलब क्या ना करे ये, या आजीवन ना इस पद पर बैठ जाए, तो हमारे लिए तो सारे रास्ते क्लोज हैं। तो जो तीन इक्वेशन बनी है, मुनीर है, इमरान खान है, शरीफ है, ये तीनों अपने आप के हित देख रहे हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को बैलेंस किया जाए, और जहां पर भी कोटी फिट होगी वही रिजल्ट निकल कर आएगा। देखिए किसी ने बहुत बेहतर कहा कि पाकिस्तान में, देखिए बहुत लोग कह रहे हैं ना इमरान खान मरा नहीं है, कोई कह रहे हैं मर गया है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं मरा नहीं है, देखिए निश्चित तौर पर है कि अगर आसिम मुनीर रहा तो इमरान खान या तो मर जाएगा या लगभग मरने वाली स्थिति में रहेगा। किसी ने बहुत बेहतर कहा कि भैया पाकिस्तान में एक कब्र है और दो कंटेंडर हैं, किसी एक को अंदर जाना पड़ेगा, या तो इमरान जाएगा या मुनीर जाएगा, और जो बाहर रहेगा वो दूसरे अंदर वाले का इंतजाम वहां करेगा। तो मुनीर को अगर अपना सर्वाइवल चाहिए, इमरान खान डेड और अलाइव जो भी हो वो बाहर नहीं आने देगा, ये तय है। और इमरान खान का पूरा परिवार ये मानता है, या उसके समर्थक है, ये चाहते हैं वो किसी भी तरीके से बाहर आ जाए, क्योंकि अगर वो अंदर रहा तो उसकी मौत निश्चित है। ना भी मरा तो कम से कम ऐसी स्थिति कर देंगे कि भैया वो मरे के बराबर होगा। तो वो सर्वाइवल की बैटल है उन दोनों में। और जो शरीफ बंधु हैं और जो ये बिलावल है, ये सब बस अपनी बचा रहे हैं। हो सकता है कि बीच में ये भी खेल कर दे, जो पीपीपी वाले हैं ये प्रयास करें, मुनीर से कहें कि ठीक है चल हम कर देंगे, सिग्नेचर ये नहीं कर रहा, इसे हटा हमें सेट कर दे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत आप कह सकते हैं टर्मोइल में है, और अंदर जिस तरह की स्थिति है पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का अनरेस्ट है, उसको लेकर जो भारतीय एजेंसीज हैं उन्होंने भी एक तरीके से एडवाइजरी जारी की है कि भैया हाई अलर्ट पर रहो। एजेंसीज को कहा गया है कि सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करिए भारत में, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान मर गया तो भी अनरेस्ट होगा, अगर वो जिंदा रहा और ऐसे ही चलता रहा तो भी अनरेस्ट होने की संभावना है। होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन संभावना है। तो अगर ऐसा होता है तो आसिम मुनी डाइवर्जन के लिए भारत में कुछ कर सकता है, तो उसके लिए भारत में भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने सिक्योरिटी बीफ अप कर दी है। हाई अलर्ट पे ऑलरेडी भारतीय एजेंसीज काम कर रही हैं कि भैया वहां कुछ हो, अगर उससे ध्यान भटकाने के लिए मुनीर यहां कुछ करे तो उसके लिए हम तैयार हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ने उडुपी में कल एक बयान दिया, बहुत महत्वपूर्ण है। शांति और सत्य की स्थापना के लिए जो भी अत्याचारी है उसका अंत होना निश्चित है, शांति और सत्य की स्थापना के लिए। तो भैया भारत में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब ये दोनों जो यूजफुल इडियट है ना, डिस्पोजेबल एसेट है वेस्ट के, इनको अच्छे से ठोका जाए, इन्हें समझाया जाए। देखिए बहुत लोग कहते हैं मोदी कुछ नहीं करेगा, अब तक नहीं किया। अरे ठीक है, ठंडी करके खाओ ना, मुंह जलाना जरूरी है क्या? चीजें समय पे होंगी, निश्चित तौर पर होंगी। पहलगाम के बाद भी लोग कहते थे 15 दिन हो गए कुछ नहीं करा, हुआ ना कार्यक्रम, होगा। आराम से रहिए, एंजॉय कीजिए इस पीरियड को, क्योंकि जब होगा ना अचानक होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। लोग रात को सोए आराम से, साहब कल तो मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल में उठेंगे। सुबह उठे वहां पे तो कोई और सी ड्रिल चल रही थी।
तो ऐसा ही कुछ होगा किसी दिन, तो उस दिन तक का इंतजार कीजिए, लेकिन हाँ, जब होगा बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।